हेलो। तो काफी दिनों से मैं गायब था। ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नॉलेजेबल पर्पस पे बात किया जाए, खासकर मार्केट में जो चल रहा है उस पर बात किया जाए। ठीक है। और मार्केट में अभी के टाइम तो सबसे ज्यादा जो चीज हो रही है वो है फेक आईटीसी। ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, बट अभी तक गवर्नमेंट कुछ लेवल तक तो कामयाब हुई है, बट अभी भी फेल हो रही है। ठीक है। ट्रेस करने में, ट्रैक करने में और डाटा को इकट्ठा करने में। ठीक है। तो ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, और अगर आप इसे नॉलेज पर्पस तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब ये जो फेक आईडीसी का सिस्टम है, सबसे पहले तो इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। ठीक है। जीएसटी आया। अब इससे पहले जो वैट का सिस्टम था और सीएसटी जो भी था, चार पांच टैक्सेस थे, उनमें क्या था कि ऑफलाइन प्रोसीजर, ज्यादातर ऑफलाइन ही था, कुछ ऑनलाइन था, कुछ ऑफलाइन था, और ज्यादातर डिपार्टमेंट सेटिंग्स चलती थी। झूठ नहीं है, जो सच है वो सच, उससे मुकरना क्या। जीएसटी आने से उस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ा, उस सिस्टम पे काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। अब जो सप्लायर था या जो भी बिजनेसमैन था, उसके पास दिक्कत क्या आया? पहला, उसे जीएसटी जमा करना पड़ा। अब उससे बचने के लिए उसने एक दूसरा तरीका निकाला, जो था आईटीसी अवेल करने को। जो जेन्युइन आईटीसी है वहां तो आप पे करते हैं कैश, तो आपके पास आईटीसी होती है। फेक आईटीसी में क्या होता है कि आप जेन्युइनली कुछ भी पे नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनपुट का कुछ सर्टेन परसेंटेज पे करके उसे खरीदते हैं। ठीक है। ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम सके। अब फेक आईटीसी के सिस्टम में क्या हुआ, लोगों ने ये स्टार्ट किया बहुत ज्यादा। जब ये स्टार्ट हुआ तो शुरू के समय में तो ज्यादा पता नहीं चल पाया, पर धीरे धीरे जब ये नजर में आने लगा तो इसमें बहुत सारे ब्रोकर इंटर हुए। ब्रोकर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स, छोड़ो नहीं करे तो ठीक है, बट जैसा आप जानते हैं काफी लोग इंटर हुए। और मार्केट में एक नया चीज हुआ, और वो नया चीज क्या था? फेक रजिस्ट्रेशन। फेक आईटीसी ने जन्म दिया फेक रजिस्ट्रेशन को। फेक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भर गए मार्केट में। सप्लायर का पता नहीं, रिसिपिएंट का पता नहीं, कुछ नहीं पता। फेक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लिए क्यों गए? ये लिए गए और इनसे सिर्फ एक ही काम किया गया, और वो था GSTR 1 फाइल करना। सिर्फ और सिर्फ GSTR 1 फाइल करना। अब ये जो फेक रजिस्ट्रेशन थे इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल हुआ। ठीक है। ट्रैक किया, भी ढूंढते हुए गया, क्या देख रहा है कि एक खाली जमीन है। ठीक है। बंदा कौन है पता नहीं, बंदा कहाँ है वो भी पता नहीं। अब इस फेक रजिस्ट्रेशन से सिर्फ GSTR 1 भरा गया। एक्ट तो कहता है अगर 6 महीने तक GSTR 3 भी फाइल नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, पर कैंसिल होता भी नहीं था। सिर्फ 1 भरा गया, कभी भी GSTR 3 भी नहीं भरा गया। जब कभी भी GSTR 3 भी नहीं भरा गया तो कहीं भी टैक्स का पेमेंट तो हुआ नहीं, बट आईटीसी तो ट्रांसफर हुआ और आईटीसी क्लेम भी किया गया। इस प्रॉब्लम को देखते हुए पिछले साल आपने नोटिफिकेशन देखा जहां कहा गया आईटीसी रिवर्स करने के लिए, अगर 3 भी नहीं भरा हुआ है तो। और इस केस में बहुत सारे लोग फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उन लोगों ने आईटीसी लिया था, कभी चेक किया नहीं कि उनके सप्लायर ने 1 भरा, 3 भरा कि नहीं भरा। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आया जब गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दिया कि बिना 3 भरे आप नेक्स्ट 1 नहीं भर सकते, मैंने नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 नहीं भर सकते। अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, और शायद हो सके मार्केट को पता हो, बहुत लोगों को, बहुत को ना पता हो। फेक रजिस्ट्रेशन लेके अभी भी 3 भी नील फाइल कर दिया जाता है, और अगर मैं 3 भी नील फाइल कर दूं बस वो रेट शो करेगा, पर मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं नेक्स्ट मंथ का 1। तो अभी भी भले ही गवर्नमेंट ने रोक लगाया, बट ये सिस्टम अब इस रूप में
वापस आ गया है। अब लोग क्या करते हैं, 1 भरता है, आरटीसी ट्रांसफर करता है, 3B नील भरता है, और जब तक रजिस्ट्रेशन पे नोटिस ना आ जाए या कैंसिल ना हो जाए वो इसी तरह से करता रहेगा। तो फेक रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस में तो सिर्फ 1 भरता था 6 महीने तक, कैंसिल नहीं हुआ तो 1 साल तक 2 साल तक भरते आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। 3B नहीं भर रहा था। अब क्या चल रहा है, 1 भर रहा है बट 3B नील भर रहा है। तो वो सेक्शन जो आया जिसने आपको कहा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, उसमें अब आप फंसेंगे। फंसेगा कौन, क्या ये ट्रांसफर करने वाला, ये तो फेक था, ये कहां है पता नहीं, ये कौन है ये भी नहीं पता, क्या पता है कौन है भी तो पता कर पाना पॉसिबल नहीं कि वो कहां पर है। ठीक है, और पता कर भी लिया वो कहां पे तो पता चल रहा है चाय बेच रहा है बैठ करके ठेले पे। ठीक है, अब उससे क्या वसूलोगे, किडनी, उसका लीवर, वही वसूल सकते हो उससे, और क्या वसूलोगे। तो डिपार्टमेंट काफी परेशान है, करे तो करे क्या इन फेक रजिस्ट्रेशन के साथ आईडीसी का ट्रांसफर का। ठीक है, तो ये तो पहला पड़ाव है फेक रजिस्ट्रेशन का, जहां पे टोटली फेक ट्रांसफर करते हैं और इसमें टोटली लॉस पर है आईटीसी लेने वाला, टोटली लॉस पर है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये तो जेन्युइनली फेक आईटीसी था, जहां पे फुल लाइबिलिटी जो है फेक आईटीसी लेने वाले बंदे पे है, और वो रोएगा, निहायती ही रोने वाला है जब रोए। एचएसएन को भी लाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एचएसएन भी लोग डाल देते हैं, सेम कोड से डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3B तो नील फाइल करना है ना, क्या दिक्कत, फाइल करो नील। 3B नील डाल देते हैं, एडिट मार के एडिट होता है, एडिटेबल है। 3B नील कर दिया, टैक्स नील कर दिया, फाइल कर दिया, फिर 1 भर दिया, फिर नील कर दिया, क्या होगा, रेड होगा, 3B रेड शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो रेड शो। तो ये फेक रजिस्ट्रेशन वाले प्रॉब्लम से गवर्नमेंट अभी भी उभर नहीं पा रही, और ये फेक रजिस्ट्रेशन इसलिए आजकल देखो रजिस्ट्रेशन होने में बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोग। और अभी एक एडवाइजरी भी आई थी कि 7 दिन का ठीक है टाइम है आधार वेरिफिकेशन के बाद, बट 30 दिन तक समय ले सकता है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुआ इसमें, जेन्युइन सप्लायर जो जेन्युइन थे उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा, और फेक वाले तो ये भी पैसा देके ले ही रहे हैं, नो डाउट, बोलने में हिचकना नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट जिस निहाती तरीके से काम कर रहा है, हिचकना क्या मुझे। फेक आईडी फेक रजिस्ट्रेशन वो देता है, पैसे लेके देता है, सच बोल रहा हूँ। जेन्युइन रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं दे रहा, 4 बार से रिजेक्ट कर रखा है मैंने, जेन्युइन रजिस्ट्रेशन 4 बार से रिजेक्ट कर रखा है मैंने, और क्या बताऊं। और फेक रजिस्ट्रेशन पैसे देके लेते हैं। अब ये सिस्टम पूरा बन चुका है, ये सिस्टम पूरी तरह से वर्क कर रहा है, इंप्लीमेंटेड है। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पे आते हैं जो हम समझेंगे, इसमें 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, और इससे स्लाइटली लेस कॉम्प्लिकेटेड एक और सिस्टम है, उसको भी समझेंगे। फेक आईटीसी के 3 सिस्टम है, ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिस्टम है जहां टोटली फेक ट्रांसफर करता है, जिसमें टोटल लाइबिलिटी आरटीसी लेने वाले को। सेकंड सिस्टम में हम समझेंगे, और थर्ड सिस्टम, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सिस्टम। ठीक है, इस वाले में तो कभी लेना मत आरटीसी, कर रहे हो जो भी कर रहे हो पता कर लो जेन्युइन है कि नहीं, तो पूरी तरह फंसोगे तुम। ठीक है, आईडीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जाओगे अलग, 5 करोड़ के ऊपर हुआ जेल जा सकते हो। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है, जेल जाओगे 5 करोड़ के ऊपर हुआ तो। अब आते हैं स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड में, उसमें हम लेते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो रजिस्ट्रेशन है ना ये जेन्युइन रहेगा, जो आरटीसी ट्रांसफर करने वाला बंदा है वो जेन्युइन है। ठीक है, वो जेन्युइन है, वो अपना 1 भी भरेगा, वो अपना 3B भी सही से भरेगा, नो डाउट। ठीक है, वो क्या नहीं करेगा, वो स्टेप 2 फॉलो नहीं करेगा और स्टेप 1 फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, स्टेप 1 करने का मतलब हो सकता है सेम लाइन में ना हो सकता है उसके पास B2C सप्लाई ना हो, वो अपने किसी भी ऐसी किसी मामले में करता जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, उसे कोई फर्क, उसके पास आरटीसी था, ठीक है, इनपुट उसके पास पड़ा हुआ था, उसे मन गया कुछ पैसे कमाने का, उसने बस तुम्हें सप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर से वो ईवे बिल गुड्स के केस में, और ई इनवाइस, हो सकता है ई इनवाइस एप्लीकेबल ना हो तो इनवाइस। ठीक है, तो मैं इशू कर देगा, ईवे बिल हो सकता है इशू ना करे। ठीक है, और सर्विस के केस में ई इनवाइस या इनवाइस, ठीक है, तुम्हें ना दे। समझ गया,
मैंने इनवाइस तो नहीं देगा, इनवाइस में कोई बड़ा चीज नहीं है, इनवाइस दे देगा। ई इनवाइस में दिक्कत है, हो सके ना काटे, ठीक है, ई इनवाइस में प्रॉब्लम हो सके ना काटे, क्योंकि तुम उसे बताओगे कब 5 तारीख 6 तारीख को हल्ला करोगे, इनपुट चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें ई इनवाइस ना दे पाए, पॉसिबिलिटी है। अगर बिफोर हैंड पता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कैसे काम होगा। इस वाले केस में भी रिस्क किस पर है, इसमें रिस्क दोनों पर है, दोनों बराबर जा सकता है, ठीक है, दोनों का दोनों बराबर अंदर जा सकता है इस वाले केस में। ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जहां पे क्या होता है, जेन्युइन आईटीसी है, ठीक है, बट वो बंदा तुम्हें सप्लाई नहीं किया है, बट तुम्हें आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड पे आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, सबसे पहले तुम पता करते हो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है कि नहीं, ताकि मेरा एचएसएन मैच हो जाए, ठीक है। पहला प्रॉब्लम जो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड में सॉल्व हो गया, इसमें फंसने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है। सेकंड, उसका बी टू सी सप्लाई काफी ज्यादा है, इसलिए वो क्या चाह रहा है, जो आईटीसी ट्रांसफर करने वाला है वो चाह रहा है कि वो अपने बी टू सप्लाई को बी टू बी खाली कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो प्रॉपर्ली सेफ साइड में है, वो अपने बी टू सी को बी टू बी कर रहा है खाली में, ठीक है। उसका सप्लाई था, बट उस केस में उसका बी टू सी था, बिजनेस टू कंज्यूमर, बट वो बिजनेस टू बिजनेस रिटर्न में फाइल करेगा तुम्हारे नाम का। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वो तुम्हें ई वे बिल भी जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि तुम उसे बिफोर हैंड बता दिया है कि मुझे अगले महीने ये चाहिए, ठीक है, और वो हो सके तो ई इनवाइस एप्लीकेबल, तो ई इनवाइस भी इशू करेगा, समझ गए। इस वाले केस का कॉस्टिंग जनरली 3 to 5% में वैरी करता है, 3 to 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, या फिर किसी किसी केस में इनवाइस वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। मैं बस मार्केट को बता रहा हूं, मैं ये काम करता नहीं, मैं मार्केट में घूमता हूं, मैं मार्केट में रहता हूं, मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूं, और मैं किसी को करने के लिए कहता भी नहीं, ठीक है। तो 3 to 5%, मतलब अगर ये 10 लाख का था टैक्सेबल वैल्यू, तो 30 to 50,000, 1,80,000 के आईटीसी के लिए, मतलब समझ लो तुम्हें 1,80,000 रुपए मात्र 30,000 देके मिल गए, मतलब 1.5 लाख का फायदा। अब इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस लोग यही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस। स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड तो उसमें तो फंसने का चांस था, ये जो सिस्टम है इसमें फंसने का चांस थोड़ा कम है, बट फंसोगे कैसे इसमें, ये समझो। इसमें फंसोगे तुम सिर्फ एक कारण से, तुम इसे पेमेंट किस मोड से करते हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर मैं कैश से पेमेंट करता हूं, और जीएसटी में कोई प्रोविजन नहीं है इसका कि मैं कैश से पेमेंट नहीं कर सकता। जीएसटी में प्रोविजन क्या है कि 180 दिन में पेमेंट होना चाहिए, 180 डेज में पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं बोल दूंगा मैं कैश में पे करता हूं। लेकिन जिस दिन तुमने ये कह दिया ना मैं कैश में पेमेंट करता हूं, उस दिन आएगा इनकम टैक्स एक्ट, और वो पता है, इसलिए मैं कहता हूं जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स को एक साथ बैठना चाहिए। वो बोलेगा एक सेक्शन, उसका नाम है 269ST, और वो बोलेगा एक और सेक्शन 271DA, और ये पता क्या बोलेगा, ये बोलेगा अगर तुमने 2 लाख से ज्यादा में कैश का पेमेंट किया या पेमेंट रिसीव किया है जिस बंदे ने, उस पर पेनल्टी लगेगा। क्या चीज का पेनल्टी लगेगा, इक्वल टू द अमाउंट, नहीं समझे, इक्वल टू द अमाउंट। किस पे लगेगा, तुम पर नहीं लगेगा, जिसने आईटीसी दी है उस पर लग जाएगा, द पर्सन हु रिसीव। इसलिए कहीं भी किसी बड़े दुकान में जाते होगे तो देखते हो कहता है सर 2 लाख के ऊपर हम कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों करता है, यही सेक्शन है वो। तुम तो बच जाओगे, पर वो जाएगा जिसने फेक आईटीसी तुम्हें ट्रांसफर किया है, वो जाने वाला है इस सेक्शन में, बट ये डिपार्टमेंट अप्लाई नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है गवर्नमेंट के लिए, प्रोफेशनल को हायर कर लो, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगेगा बट रिकवरी भी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रोफेशनल को हायर कर लो, कॉस्ट ज्यादा लग सकता है बट रिकवरी भी ज्यादा होगी तुम्हारी,
कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। जो बंदा ये कैलकुलेशन करता है, जो चेक करता है, वो नॉर्मली मेरे ख्याल से एसएसबी या जो होता है सीजीएल यूजीएल उस लेवल से आते हैं। वो इतने कॉम्प्लेक्स से टैक्स नहीं पढ़ते, ठीक है, जितने कॉम्प्लेक्स से प्रोफेशनल टैक्स पढ़ता है। और कमिश्नर नो डाउट हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन वो भी स्पेशलाइज्ड नहीं है इस चीज के लिए। वो बहुत सारी चीजें पढ़ के आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वो सीए हैं तो अवश्य बात है कि वो स्पेशलाइज्ड रहेंगे, नहीं तो अन्यथा वो बहुत सारी चीजें पढ़ के आते हैं। सिर्फ वो टैक्स नहीं पढ़ते, वो इकोनॉमी, हिस्ट्री, जो भी उनका सारा चीज पढ़ के आते हैं। तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये सेक्शन अप्लाई करके तुम बच जाओगे कैश बोल के, पर ये नहीं बचेगा ना, फेक आईटीसी वाले पे तब चल जाएगा डंडा, उससे वसूला जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। तो सिर्फ जीएसटी में बच करके ये मत सोचो कि इनकम टैक्स से ही बचो, इनकम टैक्स है ना। अब जब तुमने कैश बोला तो एक सेक्शन याद होगा जो तुम्हें 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करने से रोकता है और तुम्हारे एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है। तो तुम्हारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो तुम जीएसटी में तो बच सकते हो इस सिस्टम में, ठीक है। कब? जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस का सप्लायर है जिसने आरटीसी दिया, उसने अपने बी2सी को बी2बी बनाया, उसने ईबे बिल इशू किया, ई इनवॉइस इशू किया, या सर्विस केस में ई इनवॉइस इशू किया, तो उस केस में तुम कैश बोल करके जीएसटी से बच सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट से नहीं। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करने पे डिसअलाउ, बोलेगा तोड़ लेंगे, तुम्हारा कहना होगा तोड़ेंगे पेमेंट को, तोड़ो बैठ के, कितना तोड़ोगे, तोड़ो, कौन मना किया। तो आईटी एक्ट में दोनों जाएंगे, जीएसटी में भले बच जाए, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। इस केस में ट्रेस कर पाना, पकड़ पाना सब कुछ इम्पॉसिबल के करीब है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल के करीब है, मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस वाले सिस्टम में क्या है, जितना स्टेप ऊपर किया वो सारा स्टेप होगा, ठीक है। स्टेप 4 से चेंजिंग आएगा। स्टेप 4 क्या बोलेगा, देखो, स्टेप 4 बोलेगा बैंक से ट्रांसफर करो पूरा अमाउंट। जिस दिन तुम बैंक से ट्रांसफर कर दिए, तुम इस पेमेंट वाले इनकम टैक्स के सेक्शन से बच गए। लेकिन एक सेक्शन अभी भी है जो इनकम टैक्स ही तुम्हें रुलाएगा। जीएसटी से तुम बचे हुए हो अब तक, जीएसटी से तुम इसी स्टेप तक बच चुके थे। जब तुमने इतना फॉलो कर लिया, जीएसटी से तुम बच चुके थे, ठीक है। जीएसटी में मेरे ख्याल से सेक्शन लाना चाहिए कैश पेमेंट को डिसअलाउ करने का, शायद है मेरे ख्याल से। जब जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे कभी भी कैश का कोई सेक्शन नहीं दिखा है, अगर हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस जीएसटी को खासकर, मैं तो कोई हूं नहीं, कुछ हूं नहीं, बट अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चाहूंगा कि कैश का सेक्शन लाओ, मतलब जैसे इनकम टैक्स में है कैश रिसीट पे भी है और कैश पेमेंट पर भी सेक्शन है डिसअलाउंस का, तुम भी डिसअलाउंस का सेक्शन लेके आओ जीएसटी में, ठीक। तो इस सिस्टम तक अगर तुम चले गए, जीएसटी से बच जाओगे। इनकम टैक्स में फंसता है लोग, फंसता क्या है, मतलब कुछ हो नहीं रहा अभी, बट करना चाहिए। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को साथ बैठना चाहिए जब किसी का असेसमेंट कर रहा हो तो, खासकर, या किसी प्रोफेशनल को हायर करो ना यार, अच्छे केसेस में, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट किया, जैसे ही मैंने बैंक से किया, मैं उधर बच गया, खुद बच गया, वो भी बच गया, वो 2 लाख वाले सेक्शन से, 271 डीए से, ठीक है। पर दिक्कत कहां आएगा, अब आएगा टीडीएस। फिर इनकम टैक्स का सेकंड सेक्शन जो तुम्हें रुलाएगा वो है टीडीएस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं टीडीएस भी काट लूंगा। 194 क्यू में टीडीएस काट के पेमेंट दूंगा उसके बैंक में। मैंने 1,18,000 जो पे करना है, ठीक है, ये 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख जो मुझे पे करना है, ठीक है। तो 10 लाख जो मुझे पे करना है, मैं उसमें या तो 194 क्यू में अगर फॉल किया तो क्यू में टीडीएस काट लूंगा 0.1%, 50 लाख के ऊपर गया है तो, और मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था पिछले सालों में तो, ठीक है। या फिर मैं सर्विस के केस में आऊंगा तो जे में काट लूंगा, या 194 सी में काट के ही पेमेंट करूंगा उसको बैंक में, ठीक है। मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख, या 10 लाख का, शायद जे में जाने से जे में कोई जाता नहीं है, सी का यूज करता ज्यादातर लोग, सी का यूज करेगा और
2% या 1% काट लेगा, ठीक है। और टीडीएस भी चला गया। अब मैं टीडीएस से भी बच गया, मैंने डिसअलाउंस का सेक्शन 30% एक्सपेंस डिसअलाउंस का सेक्शन इनकम टैक्स का, उससे बच गया। लास्ट स्टेप पे मैं आऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लायर जो जिसने मुझे आईटीसी दिया वो मुझे पैसे कैश में दे देगा। कैश में देगा, कैसे देगा? हो सकता है 3 से 5% चार्ज करे कैश में देने के लिए वापस, कैश अमाउंट पे। मतलब मान लो अगर 1,08,000 वापस करना था, ठीक है, 11,80,000, तो 3% उसका 35,400, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया लग रहा है कैलकुलेशन में, 11,80,000 का 3%, हाँ 35,400, ठीक है। 35,400 रुपया मुझसे वो चार्ज कर लेगा, ठीक है, समझ गया। 35,400 रुपया हो सकता है और वो एक्स्ट्रा चार्ज करे, मैं टोटल कॉस्ट हो गया 65,400, अगर 3% का रेट माने तो। मतलब 1,80,000 रुपया लेने के लिए अगर 65,400 का खर्च किया गया, तो इस तरह का सिस्टम है जहां ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में लोअर चांस, लोअर मतलब कि पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसने इनकम टैक्स के सेक्शन को भी कंप्लाई कर लिया, उसने जीएसटी के सेक्शन को भी कंप्लाई कर लिया। और थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो करेगा, वो कभी भी फुल आईटीसी नहीं लेगा। अगर उसे 2 लाख का जरूरत है तो 1 लाख का आईटीसी लेगा, या 1,25,000 का, या 1,40,000 का। वो कभी भी फुल आईटीसी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके इनकम टैक्स रिटर्न में जो प्रॉफिट दिखाएगा उससे वो मैच करवा पाए अपने जीएसटी को। हाँ प्रॉफिट इतना है तो प्रॉफिट पे इतना टैक्स बनता है जो मैंने कैश में पे किया, क्योंकि जीएसटी है किस पे? प्रॉफिट ऑन टैक्स है, ठीक है, तो टैक्स ऑन प्रॉफिट है। हाँ जिसके पास स्टॉक ज्यादा है उसके लिए हो सकता है कि आईटीसी काफी रहता है, तो वो केस अलग है, ठीक है। तो वो पूरा आईटीसी लेगा नहीं, 50 to 75% लायबिलिटी है उसका लेगा। मैंने 2 लाख का लायबिलिटी है तो हो सकता है कि वो 50% 1 लाख ले, या हो सकता है कि 2 लाख का लायबिलिटी है तो 75% ले, ठीक है, 1,50 मैं उसी कर रहा हूं जो भी है। तो इस तरह से वो होता है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बहुत लोग फॉलो नहीं करते। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या क्या था? बैंक से पेमेंट और टीडीएस काटना, 2 एक्स्ट्रा चीज, और वापस कैश लेना, ठीक है। इस वाले सिस्टम में मिसिंग क्या था? कैश में पेमेंट करने के लिए बोलता है तो जीएसटी से तो बचता है, बट इनकम टैक्स उसे पकड़ सकता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है इन सारे सिस्टमों को करने में? करते हैं लोग, क्या बोलूं, अब जो भी है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है थ्रेशोल्ड लिमिट। ये 20 लाख का लिमिट मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बावजूद जब भी कोई गवर्नमेंट काम करने जाओ तो जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कहता है ले लो, 20 लाख के नीचे भी लो, बैंक में जाओ 20 लाख के नीचे भी लो रजिस्ट्रेशन, लोन लेना है तो कहीं भी जाओ रजिस्ट्रेशन लेके आओ। क्या मतलब? लिमिट कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होना चाहिए था। 20 लाख रुपया कमाने वाला बंदा रजिस्ट्रेशन ले ले, मतलब मान लो कि 50 लाख भी कमा रहा है, 50 लाख में कितना प्रॉफिट होगा यार? 20% मान लेते हैं, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में खुद खाएगा, खुद खाएगा, एक सीए को खिलाएगा, हाँ, उसको बचेगा क्या? कम से कम लिमिट, अरे इनकम टैक्स में भी आपने लिमिट 2 करोड़ का रखा है यार 44AD के लिए, जहां पे बोलते हैं 6% का प्रॉफिट और 8% का प्रॉफिट। 10% माने तो 5 लाख रुपया कमाएगा ये बंदा। 5 लाख में खुद खाए कि सीए को खिलाए? क्या कि ऐरा गहरा प्रोफेशनल बने घूमते हैं, लेकिन उनका पॉसिबल नहीं है वो सॉल्व करता है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड चीज कर भी। सॉरी इस चीज नहीं मैंने, कॉम्प्लिकेटेड वर्क फॉर्म जो सीए का होता है, जैसे तैसे रिटर्न फाइल करते हैं। मैं तो रिटर्न देख देख के रोता हूँ, बोलता है क्लाइंट मरेगा और कोई बचाएगा भी नहीं उसे। डिपार्टमेंट भी खुश है उसे मारने में, और बाकी तो है ही, वो अलग बात है। तो ये है पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर ये फॉलो करता है तो थोड़ा मुश्किल होता है पकड़ पाना, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ प्रोफेशनल हायर करे गवर्नमेंट, और वैसा थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा प्रोफेशनल हायर करना, लेकिन उनका काम ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। अब एक और नया फ्रॉड जो चल रहा है मार्केट में, अभी हल्ला कम है बट हल्ला होगा जल्दी, बता दे रहा हूँ आज तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। ये फ्रॉड क्लाइंट को खासकर बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, जो भी लोग हैं मार्केट में जो काम करते हैं, मान लो तुम्हारा लायबिलिटी 1 लाख है, ठीक है, वो तुमसे 1 लाख रुपए पूरा लेगा, ठीक है। सर आपका टैक्स जमा करना, 1 लाख भेज दो। अब वो क्या करता है ना, 1 लाख जमा नहीं करेगा,
1 लाख को खरीदने में 16,000 का खर्च आएगा उसको, ठीक है, अप्रॉक्स 3% टैक्स 16,000 का खर्च आएगा, ठीक है। 16,000 रुपए देके वो 1 लाख खरीद लेता है और आपके पूरे के पूरे 1 लाख को खा जाता है और क्लाइंट का रिटर्न भर देता है क्योंकि 1 लाख का आईटीसी आ गया और पूरा का पूरा 1 लाख खा गया, मतलब 84,000 रुपया अपने पास बचा गया। इस तरह का धोखाधड़ी क्लाइंट के साथ किया जा रहा है। तो क्लाइंट को इसके लिए हिदायत है कि अपना मैसेज चेक किया करें। जब भी पैसा जमा होता है तो आपको मैसेज आता है कि आपके जीएसटी अकाउंट में ये पैसे जमा हुए। अगर आपको मैसेज नहीं आया, चालान मांगे, चालान एडिट कर सकता है, तो आप चेक करिए, खुद लॉग इन करिए। कैसे चेक होगा किसी और वीडियो में बता दूंगा, कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये वाला फ्रॉड अभी मार्केट में फला फूला नहीं है, अभी पनप रहा है, ठीक है, अभी ग्रोइंग में है या इंट्रोडक्शन स्टेज में है। इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रॉड क्या होता है कि 1 लाख पूरा नहीं खाता है, ठीक है, 10-12 क्लाइंट है तो 20,000 रुपया हर क्लाइंट का खा गया। खरीदने में कितना लगेगा? 20,000, 16% से माने तो 3200 रुपया लगेगा, 3,000 मान लो मोटा मोटी, 17,000 रुपया खा गया क्लाइंट का। ऐसे ऐसे 10 क्लाइंट है तो 1,70,000 रुपया खा गया। क्लाइंट से पैसे ले रहा है, टैक्स जमा करने के पूरे खा जा रहा है। दूसरा तरह का फ्रॉड जो क्लाइंट के साथ और हो रहा है आजकल, क्लाइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझे, जाने और सुरक्षित रहे, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। दूसरा तरह का फ्रॉड क्या हो रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट के पास इनपुट रहता है बट उससे उसका प्रोफेशनल है जो भी फाइलर है वो क्या करता है, बोलता है सर आपका लायबिलिटी, बाद उसके पास उसका लायबिलिटी 1 लाख का बना, उसके पास इनपुट था 50,000, तो टैक्स 50,000 जमा होना था। अब वो बंदा क्या कर रहा है, सर आपका 80,000 रुपया का टैक्स लायबिलिटी है, आपने 80,000 दे दिया जमा करने को, आपके पास पहले से 50,000 थे, उसने 50 जमा किया और 30 खा गया आपका। और ये काफी मात्रा में तो अभी नहीं हो रहा है बट हो तो रहा है, ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्लाइंट को खासकर हिदायत है, जो भी आप रिटर्न फाइल करता है, मुझे नहीं मालूम जिससे फाइल करवाते हो, खासकर इस चीज पर ध्यान दिया करिए अपने, कि जो पैसे आपसे लिए गए जमा करने के लिए, क्या वो अकाउंट में जमा हुए, क्या वो जीएसटी अकाउंट में जमा हुए कि नहीं हुए। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रखिए क्लाइंट लोग, आप लोग इस पे फोकस करिए। अपना मैसेज आता है, मेल पे आता है, अगर आपका मेल और मोबाइल नंबर दोनों का दोनों सीए नहीं, जो भी प्रोफेशनल है अपना दे रखा है, ठीक है, या जो भी बंदा जो काम कर रहा है, अकाउंटेंट जो भी है, अपना दे रखा है, तो उससे कृपया करके कहिए कि मेरा ईमेल या मेरा फोन नंबर उसमें अपडेट करें, ताकि आप देख पाए कि जो पैसे आपने दिए वो जमा हुए कि नहीं। आपको प्रॉपर ईमेल आता है जमा होने का पैसा। और दूसरा चीज, फेक आईटीसी से बचिए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप फॉलो नहीं करते, मैं जानता हूं, यहां पे पकड़ पाना मुश्किल नहीं हो, मैं मजाक नहीं कहूंगा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों का फेक आईटीसी ट्रांसफर करते हुए सुना है, ऐसे ऐसे कंपनियों का नाम देखा है, ठीक है, इस मार्केट में क्या आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजर होता है हर फील्ड में, वो मैनेजर के पास B2C सप्लाई बहुत सारा है, वो उसे B2B में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को नहीं मालूम, मेन हेड ऑफ तो कुछ नहीं पता है, यहाँ बैठा मैनेजर ये काम कर रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे खुशी से जीना है, मुझ पर कोई लेटर नहीं चाहिए, लीगल नोटिस, ठीक है। तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम भी देखा है, ठीक है, फेक आईडीसी के ट्रांसफर करने वाले आता है, नोटिस देता है, डिपार्टमेंट क्या करे, वो भी परेशान है। तो इस सिस्टम को आप लोग मैक्सिमम फॉलो करते हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम क्या पता चल चुका है। इसको भी क्या ये वाले आप फॉलो करते हैं जो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड था, जहां पर कोई मतलब नहीं, आपका सप्लायर सेम लाइन में है कि नहीं, B2C था कि नहीं, वे बिल है कि नहीं, इनवॉइस है, कोई मतलब ही नहीं था आपको, बस आपने पैसे दिए, इनपुट लिया, काम खत्म, काम किया। इस वाले सिस्टम में आप रहते हो, आप इसमें तो फंसोगे ही। इस वाले सिस्टम में आप सिर्फ कैश पेमेंट बोल के फंस सकते हो और बैंक तो आप दिखा पाओगे नहीं कि आपने पेमेंट किया नहीं। इस वाले सिस्टम में आपके फंसने की पॉसिबिलिटी कम है, बट आप फंसोगे जरूर, ठीक है। गलती की हो तो गारंटी मत मांगा करो मुझसे, बाकी मत किया करो यार, ठीक है। हाँ, आप गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालो कि लिमिट भैया 20 लाख के ऊपर कर रहा है, 20 लाख को लिमिट होता है,
20 लाख रुपया कमाने वाला बंदे का अगर 10% का 20% भी मान लो 4 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट में खुद खाए कि प्रोफेशनल को खिलाए? सारे गारे से करवाएगा तो और मरेगा। रिटर्न तो मैंने देख रखा है, ऐसा ऐसा कि रोना आता है, बोलता है कहां से रिटर्न फाइल करवाता है, करे भी क्या, उसको सही करना भी पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में सही कर पाना और उतना दिक्कत है। और डिपार्टमेंट का क्या हाल है जानते हो, सही काम है तो कम खाता है और गलत में तो खा ही नहीं रहा। गलत में बोलता है मेरे मेरे बस का नहीं है, सब ऑनलाइन है। सही हो तो पैसे खा रहा है आजकल, ठीक है, सही है तो पैसे खाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं देता है जेन्युइन वाले को, फेक वाले को देगा, फेक वाले को पैसे देके देता है। इस वाले सिस्टम में यार आप लोग फंसने वाले हो, ठीक है। और ज्यादातर के सही सिस्टम अभी चल भी रहा है, ठीक है, लग रहा नहीं चल रहा, चल रहा है। एक डिपार्टमेंट है डीजीआईटी, कभी नाम सुना या ना सुना, ये अगर आपके यहाँ पहुंच गया तब तो आप रोगे ही रोगे, ठीक है। इसको बनाए, इसे कभी सर्च मारना है इसका रिकवरी कितना कर रखा है आज तक, दिमाग स्पॉट का इतना रिकवरी है इसका डीजीआईटी का, सिर्फ फेक आईटीसी की रिकवरी किया है, ठीक है। तो फेक आईटीसी से बचिए, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉड मैंने आपको बता दिया, सेकंड टाइप फ्रॉड है, हाँ ये फ्रॉड जो आजकल एक और हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है B2C कस्टमर के साथ। ये क्या हो रहा है, B2C वाले कस्टमर से जीएसटी का पैसा लिया जाता है बट उसका टैक्स जमा नहीं किया जा रहा। इसके लिए वो गवर्नमेंट ने मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप लाया था, अच्छा ऐप था। उसमें B2C सप्लायर अपना जो भी कंज्यूमर था वो अपना इनवॉइस अपलोड करता था, तो उससे गवर्नमेंट डाटा बना रही है B2C का। खैर वो अभी 3 ही 4 स्टेट में एप्लीकेबल हुआ था शायद, चाहता हूं मैं पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाए, मेरा बिल मेरा अधिकार, सारे लोग B2C अपलोड करो, ठीक है। इससे गवर्नमेंट के पास डाटा बनेगा। एक तो मुझसे टैक्स ले लेते हो, उसके बाद मुझे टैक्स लेते हो, थोड़ा वो जमा नहीं करते हो, पूरा प्रॉफिट मान लेते हैं ये लोग अपना। हाँ, लैपटॉप खरीदने गए, लैपटॉप था 50,000 का, उसमें 60,000 का टैक्स था, 60,000 रुपया ले लिया, रिटर्न में डाला नहीं, B2C था, कैश पेमेंट था, क्या रिकॉर्डिंग है उसका, कुछ नहीं है। लैपटॉप खरीदने गए, पहले कैश पेमेंट कर दिए होंगे, 60,000 रुपया जीएसटी खा गया, प्रॉफिट मान गया अपना। ये फ्रॉड आजकल कंज्यूमर साथ हो रहा है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप आया था, अभी तो खैर गवर्नमेंट उसको पायलट रन पे लाई थी, अभी फिर उसको शायद बंद कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसे पूरा इंडिया में एप्लीकेबल किया जाए, 3 ही 4 स्टेट में हुआ था, ठीक है। इस ऐप से क्या होगा, B2C का डाटा बनेगा और फिर वो जो जीएसटी खा रहे हैं ना बैठ करके, उन्हें मजा आने वाला है, ठीक है। सेल कम शो करते हैं ये वाले, सेल कम शो करके B2C का जो जीएसटी का पैसा है खा जाते हैं, ठीक है। तो फेक आईटीसी में ध्यान रखो। और दूसरा राय है वही कि जब भी बैठे जीएसटी और इनकम टैक्स एक साथ बैठे, तभी पॉसिबल है इस सेकंड लेवल और थर्ड लेवल वाले फ्रॉड में पकड़ पाना, ठीक है। ताकि यहां तो बच सकता है कैश बोल के, बट इनकम टैक्स में तो फंसेगा, ठीक है। और इस वाले केस में दोनों साथ ही बैठ गए तो भी दिक्कत है, इसमें ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा दिक्कत। ट्रैक है इसमें सब कुछ तो कंप्लाई कर गया, वो सारा सेक्शन सारे एक्ट सबसे कंप्लाई कर चुका है, ठीक है। इसमें स्लाइटली पकड़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही है, बोला तो प्रोफेशनल हायर करे और कुछ चारा नहीं है, अच्छे प्रोफेशनल, चोर वाले नहीं। सब तो मार्केट में वही कर रहा है आजकल, ठीक है। और क्लाइंट को राय है भाई साहब ये ध्यान दिया करो पैसे जो दियो जमे हुए कि नहीं, ठीक है। ये वाला फ्रॉड, जब ये वाला फ्रॉड बंद हो जाएगा ना, गवर्नमेंट जब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देगी इस वाले फ्रॉड पे, तो इसी पर मूव करने वाले हैं सारे, ठीक है। तो कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, अपना फोन नंबर दो, अपना ईमेल दो, मैसेज चेक किया करो कि जो पैसे दिए थे उतना जमा हुए कि नहीं। अगर मैसेज कम का आया है तो चढ़ जाओ उसके छाती पे, ठीक है। सोचो मत उसने कम जमा किए तभी कम आया है, या बोलो उसे खोल के दिखाने के लिए, दिखा तो देता। रुको एक सेकंड, तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पैसे जमा हुए कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले लॉगिन करना, ठीक है, आईडी पासवर्ड लेके GST से लॉगिन करना, सर्विस में जाना, पेमेंट में जाना, चलान हिस्ट्री, ठीक है। इसको क्लिक करोगे ऐसा खुल जाएगा, पैसे जमा होंगे तो ऐसा दिखाएगा पेड, ठीक है। कितने जमा हुए वो भी दिखाएगा, कब जमा हुए वो भी दिखाएगा, समझ गए। और चलान डाउनलोड भी होता है, समझ गए। तो लॉगिन करना, सर्विस में जाना, पेमेंट में जाना, चलान हिस्ट्री, ठीक है। तुम्हारा पैसा जमा हुआ कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा, समझ गए। तो
इस पे ध्यान रखा करो, फेक आईटीसी ना लिया करो, मेरा यही राय है, ठीक है। बाकी लेते हो तो लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, गारंटी कहीं मत मांगना किसी से, ठीक है। फंसोगे तुम ही जाओगे, ताकि जो ब्रोकर है तो भाग जाएगा, ठीक है। या वो बोलेगा मुझे तो जैसा सर कहेगा वैसा करूंगा मैं, मुझे कहेगा कि सर ये फाइल करो तो वो फाइल करूंगा, वो फाइल करो तो वो फाइल करूंगा, मुझे क्या पता क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फंसोगे तुम, तो मत लिया करो। बाकी तुम्हारी मर्जी, नॉलेज पर्पस के लिए था, यूटिलाइज मत करना अगर नहीं करते हो तो, और जो कर रहे हो उनको करने दो, देखते हैं कब तक चलता है, ठीक है। चलो चलते हैं।